आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाह। आज के वर्चुअल चर्चा शो में हमारे साथ मौजूद हैं अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी जिले के शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक हैं। साथ ही साथ अमर सिंह चौधरी अपनी बेबाकी से जवाबदेही के लिए भी जाने जाते हैं। अमर सिंह जी, हमारे वर्चुअल चर्चा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमर जी, सबसे पहला अभी जो चल रहा है कोरोना महामारी जो चल रही है, इस पर से ही हम शुरुआत करते हैं कि पूरे देश में कहर बरपाया हुआ है कोरोना वायरस, और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ है कोरोना से निपटने के लिए अपनी पूरी तरीके से जितनी भी ताकत है वो लगा रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में इस वायरस से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया है? मैम, ये तो ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारा देश प्रदेश नहीं, पूरा विश्व बल्कि कोरोना के चपेट में है। जहाँ तक अपने क्षेत्र की विशेष तौर की बात है, जिले की बात है, तो हम लोगों ने शुरू में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तभी से हम लोग क्षेत्र में लगे हैं। आज तक नहीं, कल तक लगे रहे। अभी भी थोड़ा आपका फोन आ गया आपके चैनल से, न्यूज से, कि आपको कुछ इंटरव्यू देने हैं, तो हमने रुक गया, वरना मैं क्षेत्र में ही जाने वाला था। तो फिर हमने कहा कि इंटरव्यू दे दें, उसके बाद तब चले। चूंकि अच्छा सवाल है, थोड़ा जवाबदेही भी हम लोगों की बनती है कि आप लोगों के लिए कम से कम। तो देखिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, 40%, 50% ऐसे 50% लोग हैं जो सैनिटाइजर और मास्क जानते ही नहीं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब इतनी जागरूकता हो गई, इतने लोग जागरूक हो गए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। विशेष तौर पे भाई आप सबका धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना पब्लिसिटी किया, बंटवा के, और तो ये बातें सुनिश्चित कर दिया कि रोकथाम के लिए हम लोग कोशिश करें कि आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर कतई ना निकले। सबसे पहला काम, बहुत ही जरूरत हो तो आप निकले, कोशिश करें कि मोबाइल से, टेलीफोन से अपना काम करा लें। अगर कुछ थोड़े मोड़े काम है और बहुत आवश्यक है तब तो ही घर से बाहर निकले। और जब भी निकले तो मास्क लगा के और जेब में सैनिटाइजर जरूर आपके रहे, कि संयोग से कि किसी से आपको मिलना हुआ या दूर से सोशल डिस्टेंसिंग बना के, तो उसको भी सैनिटाइज करा दीजिए, अपने भी सैनिटाइज कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि काफी प्रचार प्रसार इसका हो चुका है, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। गांव का अंतिम व्यक्ति भी जान गया है कि कोरोना जैसी महामारी से देश प्रदेश विश्व झेल रहा है और सरकारें अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। तो हम लोग भी जो हो सका, हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का 2021 तक निधि इसके बचाव में, या हम लोग के सैलरी से 30% 12 मंथ तक काट करके सहयोग के लिए, और भी देने वाले लोगों ने बड़ा सहयोग किया सरकार को। तो ये सही है। और आज भी हम लोग उस जगह पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां कम से कम लोग जा पाते हो तो वहां चल करके हम लोग ये जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव होगा इसमें। और जब तक कोई वैक्सीन या कोई ऐसा मेडिसिन नहीं आ जाता है कि जिससे लोगों को फेथ हो, विश्वास हो, तब तक तो हम लोग को, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे और जनता को बताएंगे। तो हम लोग का कार्यक्रम शुरू है जी। अमर जी, योगी सरकार कोई संदेह नहीं है कि कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि 108 से और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को की सेवा दी जा रही है। मरीजों के लिए 1.5 लाख बेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या कारण रह जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कई मरीज को बेड नहीं मिल पा रहा है इलाज के लिए। अभी इलाज के लिए भर्ती करने के लिए जा रहे हैं, भर्ती नहीं किया जा रहा है, जगह नहीं है, लोग इस शहर से उस शहर जा रहे हैं कि कहीं बेड मिल जाए इलाज के लिए। क्या कारण है? आपने अच्छा सवाल किया। आपका रियल नेम मैं जान नहीं पाया, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि नाम तो आपने अपना बताया नहीं, इसलिए मैं। नहीं नहीं, निहारिका बोल लीजिए आप। अच्छा ठीक, ओके, अच्छा, थैंक यू, बहुत लवली नेम, बढ़िया है निहारिका जी। मतलब एक चीज मैं कहूंगा, मैं तो बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ, और मैं इस बात को लेकर के मीडिया में भी चर्चा है कि हम जो बोलना होता है मैं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, सरकार में हूँ तब भी बोलता हूँ। तो ये व्यवस्थाओं में तो कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। लचीला है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, ये स्वास्थ्य विभाग जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसमें वाकई में जितना कह रहे हैं उतनी व्यवस्थाएं है नहीं। इसमें तो मामला लचीलापन तो है कि इसमें आपका जो सवाल है कि कहीं ना कहीं से ये चीजें आ रही है, तो बिल्कुल सही है, हम भी उसको मानते हैं। क्योंकि हम लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव कहीं निकल जा रहा है
तो ठीक है, हम लोग को भी कहना पड़ता है कि भाई एम्बुलेंस कहाँ है, उसकी व्यवस्था कहाँ आ रही है। व्यवस्था में उसको जब आप आइसोलेशन वार्ड में ले जा रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो उनके लिए वहां व्यवस्था क्या है, खान पान क्या है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हम लोग को कहना भी पड़ता है। वैसे जो इनके बाद निगेटिव आ गया, अगर वो छूट के आ जा रहे हैं तो स्वयं कह रहे हैं कि साहब एक काढ़ा मिल जाता है और कुछ करते नहीं, सब वहाँ कह दो कि थोड़ा नहीं, कोई ट्रीटमेंट करते नहीं, बस वही चीजें। तो मुझे लगता है कि इसीलिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था कर दिया सरकार ने कि भाई जिसका हो जाता है, अगर उसके घर में रहने की व्यवस्था हो तो होम क्वारंटाइन नहीं हो ले वो। तो सरकार अब धीरे धीरे उसके बस का भी नहीं, मतलब बाहर निकलता जा रहा है ना, तो एक योजनाएं बता देती है गवर्नमेंट की आप अस्पताल में हमारी व्यवस्था नहीं है, बेड शॉर्टेज है या वेंटिलेटर नहीं है, तो आप अब घरों में ही रहना पसंद करिए, तो घर में ही रोका करिए उनको, बाकी टीम आपको देखने जाएगी, जांच करेगी। तो ये धीरे धीरे लगता है कि इसीलिए कि जहां बेड और वेंटिलेटर की कमी हो रही है, तो एक ऑप्शन दे दिया होम क्वारंटाइन का कि भाई आप होम में, घर में रहिए, अपना सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ अपना रहिए। तो कहीं ना कहीं से अभी जितना सक्रिय गवर्नमेंट को होना चाहिए उस हिसाब से टेस्ट नहीं हो पा रहा। मेरा दावा है पहला काम तो टेस्ट नहीं हो पा रहा है, वरना कोरोना अब तक उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो जाता। टेस्ट के नाम पर कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, बस कब इसका सुबह करते हैं पॉजिटिव और शाम को फिर करते तो कहते हैं निगेटिव। ये कैसा टेस्ट है? हम लोग तो इसी परेशान है। इसके मतलब अभी कहीं ना कहीं से हेल्थ मिनिस्ट्री में इस चीज की कमजोरी है कि भरपूर टेस्ट इनके नहीं हो रहे। होम या विलेज वार अगर टेस्टिंग हो जाए तो कोरोना बहुत लोगों में पड़ा हुआ, चूंकि इम्यूनिटी पावर हमारे यहाँ के लोगों की इतनी ज्यादा है कि अगर किसी को कोरोना है तब भी कुछ नहीं असर कर रहा, उसको पता ही नहीं मुझे कोरोना है कि नहीं। जांच होती है, टेस्ट होता है तो पता चलता है। अब ऐसे में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है हाल ही में योगी जी ने, अब इस पर आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं एक अब बचने के लिए एक तरीका है कि अस्पताल खोल दिया हमने, 400 बेड की व्यवस्था करा दी, आइसोलेशन बनवा दिया है, अब इस पर क्या करेंगे? अब इलाज को का जो कैसे इलाज करना है उसका कोई तरीका का भी विस्तार से बताया नहीं गया है। कितने खर्च लगेंगे या मुफ्त में भर्ती कराएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है, सिर्फ अस्पताल खोल के उद्घाटन कर दिया गया। मैम स्कूल कॉलेज बना दीजिए आप, और टीचर ना रहे, व्यवस्था ना रहे, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, वो स्कूल क्या करेगा? तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ कोविड हॉस्पिटल या हॉस्पिटल तो हमारे पास बहुत है, हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं से कमी है। हम लोग से बात तो करते नहीं, ये जब बात करते तो डीएम से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे या अपने प्रमुख सचिवों से बात करेंगे, तभी एमएलए से सीधे रूबरू नहीं होते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करते, जायजा नहीं लेते कि हमारे एमएलए कम से कम ये बताएंगे कि, क्योंकि भौतिक सत्यापन और भौतिक काम तो हमारे माननीय विधायकगण कर रहे हैं और उनको जो पता है भाई, अब अगर वो कमिश्नर से पूछेंगे तो कमिश्नर क्या पता है, गांव में जब जाता नहीं सुनता नहीं, तो खाली आया, विजिट किया, पेपर में निकल गया कि कमिश्नर साहब आए, अखबार में यहाँ देखे वहां देखे चले गए। लेकिन असली पीड़ा, असली परेशानी आम जनमानस की तो विधायक देखता है, समाज सेवी देखते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों से जायजा ले, हम लोगों से पूछे तो हम लोग कुछ बताएं। अब हम लोग को तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन अब जनता की सेवा करने के लिए उत्तरदायी है, तो हम लोग को तो अपने आप भी जाना पड़ रहा है। तो कोविड ना हॉस्पिटल बना देने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपके सिस्टम में कमी रहेगी तब तक कुछ भी आप बना दीजिए, कोई सुधार आने वाला नहीं है। मैं दावा कर दे रहा हूं कि अगर जांच बढ़िया से हो जाए, सिर्फ टेस्ट, तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना निकलेगा। ये तो एक बीमारी, ये कोरोना महामारी एक बहाना मिल गया है। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में हमेशा से खौफ रहा है, डर रहा है, दबंग राज रहा है, और योगी सरकार कह रही है कि हमारे आने के बाद डर पे लगाम लग गया है। लेकिन अब इतने बड़े बड़े केसेस हो गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस भी दबी हुई नजर आ रही है। इतने बड़े 2 केसेस हो जाने के बाद, पत्रकार की हत्या होने के बाद और विकास दुबे का जो अभी सारा केस हुआ है, इसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। खुलेआम लोग पत्रकार को मार के चले गए, अभी केस चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दबंग राज खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया। जो कह रहा है मुझे लगता है वो घर से बाहर निकलता ही नहीं। इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ निहारिका जी। थोड़ा अगर मीडिया कोऑपरेट करे, हम लोग जितना बोलते हैं अगर उतना प्रचार प्रसार हो जाए। अब हम लोग अगर अच्छा बोले तो खुद दिखाया जाएगा, अगर हम लोग सही बोले, विशेष तौर पर मैं बता दूं, इतना खराब कानून व्यवस्था आज तक मैंने देखा नहीं था। मतलब पुलिस मनमानी कर रही है। एक थाने के एरिया में अपने अपने थाने में 8-8, 10-10 जगह चेकिंग लगा रहे हैं, गांव में लगा करके, ये लगाओ मास्क लाओ, 500 लाओ, 200 लाओ, 1000 लाओ, 1500 लाओ। मतलब एक तरह से तो बिल्कुल पुलिस वाले समझिए कि तानाशाह हो चुके हैं, ये तो मैं दावे से कहूंगा। दूसरा,
कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी निर्देश करते हैं। अब वो कैसा निर्देश करते हैं कि प्रमुख सचिव होम और डीजीपी जैसे बड़े अफसर उनकी बात, उनके निर्देश को पालन नहीं करते, कि नीचे थाने पर पैसा चल रहा है, तहसील में पैसा चल रहा है, ब्लॉक पे पैसा खुलेआम ले रहे हैं पुलिस वाले। तो हम लगता है 1-2-4 ईमानदार रह के क्या करेंगे, बाकी जब वसूली हो ही रही है, थाने पर जनता पिस रही है, बिना पैसा दिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं साफ साफ बता दूं, इतने हालात खराब है, ब्यूरोक्रेसी एकदम हावी हो चुकी है, लोकतंत्र जैसे लगता है खतरे में पड़ गया, लगता है जैसे अफसरानों का सरकार बना हुआ है, जनता की सरकार नहीं बनी है। जनता ने जिस उम्मीद से सरकार बनाई थी, जो सोच से बनाई थी कि पिछली सरकारों के मुकाबले में ये एनडीए सरकार बढ़िया काम करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो मैं कहूंगा बिल्कुल फेल। अमर जी, अब बताइए, जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कदम उठाए जनता, क्या कदम उठाए? क्योंकि अब देखिए, नेता जो बोलते सिर्फ जनता के लिए करती है, जब तक जनता खुद जागरूक होकर आवाज नहीं उठाएगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इतना खौफ है, जनता क्यों नहीं इकट्ठा होकर कर रही है कि इतना खौफ है, खत्म करे, या सरकार को खुलेआम वार्निंग क्यों नहीं दे रही है? इसका रीजन ये है, हम बता दें आपसे, जब तक कोई एक महात्मा गांधी की तरह कारवां बनाने के लिए लिटिल लिटिल वेग मिटिल, जब तक आगे एक आदमी नहीं आएगा कि हम 1000, 2000, 4000 जनता को लेकर के और भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के तहत हम कुछ अनशन करें, धरना प्रदर्शन करें, तो हमको लगता है कि अब इधर शुरू हो जाता, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। कि लॉकडाउन ना होते तो मैं बता दूं निहारिका जी कि अब तक कई जगहों पर तो धरना प्रदर्शन कानून व्यवस्था के खिलाफ और ये जो लूट खसोट मचा रखी है लोगों ने, उसके खिलाफ अब तक हो गया होता, लेकिन मजबूरी है जनता की कि भाई पुलिस का डंडा कैसे खाए, 144 लगा हुआ है, लॉकडाउन का कैसे 200, 500, 1000 लोग कैसे इकट्ठा हो, वो भी एक समस्या खड़ा हो रही है। लेकिन अब समय का इंतजारी कर रहे हैं, 2022 आएगा, भाई वो तो जवाब जनता देगी, क्योंकि उसका तो राइट है। अगर उसको पसंद नहीं आया होगा, अगर वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है, तो चेंज कर देगी। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें चली गई, बहुत लोग चले गए, तो उसी के क्रम में अगर सुधार नहीं आया, जनता के सोच के मुताबिक खरी नहीं उतरी सरकार, अगर अब से व्यवस्था नहीं संभाली, भाई तमाम समस्याएं क्षेत्र में मैं आपके पास समय नहीं तो मैं बताना शुरू करता। इसलिए मैं बिल्कुल अपने हिसाब में मैं स्ट्रिक्टली काम कर रहा हूं, तो चाहे कोई भी अफसर हो, अगर गलत होते देखता हूं तो मैं बिल्कुल अपने आप पर आ जाता हूं और जनता के सहारे आ जाता हूं, ना कि सरकार के भरोसे आता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी सरकार में मुख्यमंत्री को अगर पत्र लिख दे विधायक, तो ऐसे मुख्यमंत्री है कि विधायकों का पत्र नहीं देखेंगे। अगर कलेक्टर और प्रमुख सचिव चिट्ठी लिख देंगे तो उस पर अमल करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी हमारे, ये उनकी कार्यशैली ऐसी है। तो इसलिए डर कहां से पैदा होगा? अफसर तो जान चुके हैं, अफसर को इस बात का पता चल गया है कि हमारा विधायक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मिनिस्टर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मंत्री प्रमुख सचिवों के अधीन हो चुके हैं, किसी तरह से अपना समय काट रहे, जैसे लगता है कि मंत्री से बड़ा प्रमुख सचिव हो गया है। तो उसी तरह से अधिकारी भी ये समझ चुके हैं कि विधायक अगर चाह ले कि 24 आवर्स में किसी भ्रष्ट अफसर को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री उसकी सुनेंगे ही नहीं। वो कहते हैं एविडेंस ले आओ, साक्ष्य ले आओ, इनसे लिखवा लाओ, समन्वय समिति से ले आओ। वो जान गया है कि चौधरी अमर सिंह हमारा खिलाफत करेंगे तो फलाना वाला हमारा पक्ष करेगा। इसका लाभ जनता से लेकर के मनमानी पैसे लेके लूट खसोट मचा करके और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अमर जी, आपने 2019 में कहा था कि सिर्फ वोटों की राजनीति है, क्योंकि जब भी बस इस्तेमाल किया जाता है, नेताओं का इस्तेमाल होता है इलेक्शन के टाइम पे, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, ये आपने कहा था। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या, जिससे आप, क्योंकि आप भाजपा से भी काफी नाराज रह चुके हैं और अभी भी मुझे लग रहा है आप नाराज ही हैं? मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूँ जी। मैं नाराज हूँ मुख्यमंत्री से। मैं मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं हूँ, सीधा बोल रहा हूँ आपसे। पार्टी का तो कोई दोष है नहीं, पार्टी तो अपने आप में हर पार्टी है, चलाने वाला तो नेता ही होता है। तो हमारा मुखिया ही जब अधिकारियों की बैठक में कहता हो किसी को दबाव में आने की जरूरत नहीं है, दबाव में आप लोग काम नहीं करेंगे, तो अधिकारी को तो बिल्कुल सीने सवार हो जाएंगे। जब मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो फिर हम लोग की कौन सुनेगा, हम लोग की कौन बात करेगा, कौन हमारी बात सुनेगा? और जनता हमारे पास आएगी ही क्यों? वो जनता को ही पता चल गया कि या तो पैसा दो, काम कराओ, विधायक के पास जाने से क्या मतलब है जो सुनवाई नहीं होती है, विधायक कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं था। मैं इसलिए कहता हूं
कि जनता को कहता हूं कि मैं गांधी जी का बंदर नहीं हूं कि ना देखूं ना सुनूं ना बोलूं। मुझे आपने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहरेदारी के लिए भेजा है, अपने मान सम्मान के हितों की रक्षा के लिए, तो मैं आवाज उठाने का अधिकार मेरा है। विधायक सस्पेंड नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, पोस्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन समय आने पर अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो लड़ सकता है। वह काम मैं कर रहा हूं, जहां जरूरत पड़ती है वहां मैं लड़ता हूं और कहता हूं। मैं भाजपा से नाराज नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री के कार्य से नाराज हूं। ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ अकेले सुनेंगे, अपने मन का करेंगे, न किसी से राय लेंगे। 2 मिनट भी इनके पास फुर्सत नहीं होता कि विधायक कुछ कहने जाए उसको आराम से सुन ले। तो पता नहीं किस विजन से बड़े लोगों ने इनको मौका दे दिया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अनुभव नहीं है, वो भले 5 बार सांसद रहे, लेकिन 5 बार सांसद हो जाना और मुख्यमंत्री को चलाना, इतने बड़े सूबे को चलाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैच्योर इसके लिए होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी अनमैच्योर दिखते हैं मुझे, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ आपसे, इसीलिए अधिकारी लाभ ले रहे हैं, जनता पिस रही है। अभी 2022 में इलेक्शन आएगा, सबकी नजर है आने वाले इलेक्शन पर। आपकी और आपकी पार्टी क्या क्या तैयारी कर ली है और किन मुद्दों में आगे लड़ने वाली है 2022 का इलेक्शन? देखिए, सबसे पहले तो हमारे दल के राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, बहन अनुप्रिया जी हमारी हैं, माननीय आशीष जी हैं, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ये अभी से क्षेत्र में सक्रिय सदस्य को बनाने में, पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार करने में, पिछड़े अति पिछड़े दलितों, शोषित वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दल यश और हमारी नेता बहन जी अनुप्रिया जी कटिबद्ध हैं। तो उसको ले करके, उनके अधिकारों को ले करके अभी भी आप देख रहे हैं कि वो बोलती भी है पार्लियामेंट में, हम लोग भी बोलते हैं। जिस तरह से सरकार में आउटसोर्सिंग से लेकर के और अभी भाई बैकवर्डों का जिस तरह से उपेक्षा हो रहा है, उसको लेकर के हम आवाज बुलंद किए हैं। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है उसको वो छीनने ना पाए, इसके लिए चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। अभी देख रहे हैं आप बैकवर्डों के लिए क्या कर, बैकवर्ड 54% देश में, प्रदेश में, गांव में, विधानसभा में, और हालात क्या होते जा रहे हैं, उन वंचित करते जा रहे हैं। अभी यही हाल ही में देख लीजिए, जो ट्रस्ट बना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए, उसमें एक बैकवर्ड रखा क्या? किसी को रखा नहीं। तो बैकवर्ड को खाली चलकर चढ़ावा दे दें, खिचड़ी चढ़ाएं और पैसा दें और खाएं ये और चलाएं ये, तो बैकवर्ड भक्त नहीं होता। बैकवर्ड जो है भगवान राम का नहीं, राम भगवान बैकवर्ड के नहीं। तो अभी से ये सब चल रहा है। आउटसोर्सिंग पर हमें कोई आरक्षण नहीं मिला, हमारे लोगों को ऐसे ही भर दिया जा रहा है। तो तमाम तो चीजें हैं कि जिनमें कितना बोले हम। अब आपके पास उतनी समय नहीं है निहारिका जी, नहीं तो मैं बिल्कुल पूरा बता देता आपको कि कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या हो रही है। लेकिन ये बात सही है, बात कह दे रहा हूँ, अगर सरकार ने सुधार नहीं लाया तो आने वाले समय में जिस तरह से बैकवर्डों की, दलितों की, शोषित वंचित लोगों की उपेक्षा हो रही है, तो सबक सीख जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस भी चली गई, सपा भी चली गई, बसपा भी चली गई, तो भाजपा का रामराज नहीं है कि भाजपा की बपौती है। तो जनता तो सबको देखती है, एक बार परखती है। तो अगर सुधार नहीं आया तो परिणाम तो उल्टा ही होगा। उसमें मुझे कहने में तो कोई भाई, अगर हम भी नहीं लड़ाई जनता की लड़ेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो हमको भी हरा देगी जनता। कहीं हमारी बपौती थोड़ा है। मैं तो जीतने के लिए अगर हूं तो हारने के लिए कौन रहेगा? तो हारने के लिए भी हूं। तो अगर अच्छा काम करूंगा तो नहीं हारूंगा, खराब काम करूंगा तो हारूंगा। तो ऐसे सरकार के ऊपर है कि अगर मुख्यमंत्री जी विधायकों की उपेक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अधिकारियों की रोज मीटिंग करेंगे, रोज बीसी करेंगे, रोज उनके बैठा करके करेंगे, तो इससे तरक्की थोड़े होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि भाई, मैं दिल्ली की सरकार से तो मुतमईन हूं एक हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल एकदम जान लो आप, उत्तर प्रदेश एकदम नकद्दर प्रदेश बन गया है। एक पैसे कहीं, आप एक विजन हमको बता दो, आप मीडिया से हो, कार का कोई विजन बताओ आप कि जो विधायक अभी जनता के बीच में कह सकता हो। 3.5 साल हो गए, अभी एक ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास हो गया है, और पेंशन वाले तो बिल्कुल पासबुक लेके परेशान है। अब वही वोट उल्टा पलटा करने के लिए 500 रुपया किसान सम्मान निधि में दे देंगे, उनको दे देंगे। अब कितनी बातें आपसे बताया, थोड़ा समय होता तो मैं आपको बताता पूरी बातें कि कमियां कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। हम दोबारा फिर से चर्चा पर कोशिश करेंगे ताकि और भी मुद्दे पर हम बात कर सके खुलेआम। और हमारे लोकमंच के माध्यम से आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा बहुत जल्दी आजकल कोई, मैं चाहूंगा कि भटक जाते हैं। हमारे युवा इस समय भटक नहीं रहे हैं, भटक रहे सरकार की नीतियों से। बेरोजगारी में जिस तरह से बढ़ा हुआ है प्रदेश, भले रोजगार से ना जुड़ पाने की वजह से बेचारे भ्रमित है, बेचैन है, परेशान है पढ़ लिख करके। तो मैं अपने युवाओं से इतने कहूंगा
कि जिस ओर युवा चलता है उसी तरफ पूरा जमाना चलता है। युवाओं के जोश खरोश पर ही, क्योंकि युवा वर्ग ही एक, युवा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है कि अगर गलत हो रहा है तो गलत की लड़ाई लड़ने के लिए युवा होते हैं। और जिस दिन हमारे युवा साथी अगर इस बात को सोच लिए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें बेरोजगार रखा जाएगा, हमें रोजगार की तरफ जोड़ा नहीं जाएगा, ये सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा अब की बार उलट पलट कर देंगे तो कोई क्या करेगा। तो इसलिए युवा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो युवा शक्ति का सम्मान है। तो अपने नौजवानों को मैं यही चाहूंगा कि समझे, देखें और हक हकूक के लिए आगे बढ़ करके हिस्सा लें और लड़ाई लड़ें। समय उनके साथ रहेगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दोबारा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर।